सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अधिकतर अध्यापक शिक्षा के संबंध में ही वीडियो बनाता हूं। वर्तमान समय में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के तमाम तरीके के कयास प्रशिक्षित बेरोजगारों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जो लोग वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करता हैं, उन लोगों की तरफ से तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो उन कयासों को अपनी तरफ से कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अध्यापक शिक्षा परिषद में जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद है ने उसने 2014 के बाद अपने कुछ पाठ्यक्रमों में बदलाव किया। तो बदलाव करने के बावजूद जो है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम लागू करा गया। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम को लागू करने के साथ साथ तो 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था, तो वो प्रोग्राम लगभग 2020 तक चला। तो अब बात करते हैं कि NEP 2020 जो है कि 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। उसके बाद कुछ शिक्षा विभाग में कुछ चेंजेज आए हैं। जो अध्यापक शिक्षा है उसमें बहुत सारे चेंजेज आए हैं। तो वो चेंजेज किस तरीके से आएंगे, थोड़ा सा मैं उन विषय में बातचीत कर लेता हूँ। जैसा कि आपने उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डाइट DLED वालों के साथ देखा कि मूल जो अधिनियम था विनियम 9 था, तो उसके स्थान पर कुछ छोटे बहुत चेंजेज देखने को मिलते हैं। तो वो चेंजेज क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, वो चीज़ आज बातचीत कर लेते हैं। साथियों, 28 अप्रैल 2022 के माननीय हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद जो NIOS DLED में डिसीजन आया, उसके बाद शिक्षा विभाग और न्याय विभाग में जो बातचीत हुई, उस बातचीत में मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। तो अब जो है शिक्षा विभाग जो है अनुरोध करेगा, विशेष अनुरोध करेगा कि, और एक जो है कि हाई कोर्ट के केस का आधार भी उन्होंने दिया है कि वर्तमान भर्ती में NIOS DLED को शामिल न किया जाए। तो जैसा कि आपने समाचार माध्यम के माध्यम से भी सुना और पढ़ा होगा कि साथ में ये भी सलाह दी, न्याय विभाग से मदद मांगी, और सूत्रों के अनुसार न्याय विभाग ने वर्तमान भर्ती को लेकर नए अभ्यर्थियों को शामिल न करने की जो सलाह दी थी, तो और भविष्य में होने वाली नई भर्तियों में दूसरे अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। ऐसा है कि दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के अब बात आती है यहाँ पर, उन्होंने कहा कि दूसरे अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये ना समझ लें कि दूसरे अभ्यर्थी जो हैं कि NIOS DLED प्रशिक्षित हैं। तो आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगी। सीधी सी बात है, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम 2023 से लागू हो जाएगा, यानी कि ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो अब आपको बात करते हैं, इससे पहले जो है कि इंटीग्रेटेड BEd था। तो सीधी सी बात बता लेते हैं, अब जो है कि अन्य दूसरे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। तो वो अन्य दूसरे अभ्यर्थी जो हैं वो कौन होंगे? जैसा कि आपको मैंने बताया था कि वर्तमान में NCT के तरफ से 15 प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें द्विवर्षीय जो है कि चाइल्ड कार्यक्रम यानी कि विशेष शिक्षा का भी प्रावधान है, और द्विवर्षीय DLED का भी प्रोग्राम है, BLED का भी प्रोग्राम है, जो है BELED का भी प्रोग्राम है, और स्नातक BEd का भी है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा का भी है, और स्नातक BPEd का भी है, और MPEd का भी है। इसके अलावा जब अब बात आती है मुक्त और ओपन जो है डिस्टेंस ODL प्रोग्राम, जो है कि DLED ODL प्रोग्राम। तो साथियों, सबसे पहली बात करता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा DLED तो DLED होता है। तो मैंने उसके उत्तर में, मैसेज के उत्तर में देखा है, ये मुझे भी मालूम है DLED तो DLED होता है। तो अब यहाँ पर बात आती है RT का अधिकार अधिनियम 2009।
तो 2009 के बाद राज्य सरकारों के पास, देखिए आप ओडीएल प्रोग्राम से जो है कि डीएलएड करते हैं। आरटी एक्ट 2009 के बाद बहुत सारे सरकारों ने अनुरोध किया था कि हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूट नहीं है, तो हमें बीएड वालों को कंसिडर करने के लिए समय दिया जाए, तो हम प्राथमिक एजुकेशन में बीएड वालों को ले सकें। तो 28 जून 2018 के बाद बीएड भी जो है कि बीएड की योग्यता भी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एनसीटी ने मान्य कर दी। आज बहुत सारे लोगों ने राजस्थान के केस का जिक्र किया था। राजस्थान स्टेट ने जो है कि बीएड वालों को बाहर करा है, जबकि एनसीटी ने उसमें कोई भी नया अधिसूचना या नया कोई भी जो है कि अमेंडमेंट नहीं लाई है। एनसीटी नया भी कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाई है, संशोधन नहीं लाई है, ये आपके लिए मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो बीएड कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल रहेंगे और एलिजिबल हैं, भविष्य में भी वो एलिजिबल होंगे। जो 28 अप्रैल को कह रहे थे कि एनसीटी की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, लेकिन राजस्थान जो शिक्षा विभाग में राजस्थान कोर्ट ने जो बीएड वालों को बाहर किया, तो उसमें एनसीटी ने अभी तक कोई भी सुझाव या बदलाव नहीं किया, यानी कि जो पूर्व के नियम हैं वो यथावत रहेंगे। अब जो है कि आपने देखा कि एनआईओएस डीएलएड का माध्यम, एनआईओएस डीएलएड क्यों करना था? जब आरटी एक्ट आया तो देश में देखा गया कि बहुत सारे अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है। जैसे कि अब उसमें जो है अनुकंपा के आधार पर भी हो सकते हैं, आश्रित कोटे के भी हो सकते हैं। कुछ टीचर जो हैं जो सीपीएड वाले थे, डीपीएड वाले थे, उनको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके पास जो चाइल्ड एजुकेशन थी वो नहीं थी। तो इस तरीके से बहुत सारे जो स्कूलों में थे वो एंट्रेंट थे। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूलों में थे वहाँ भी एंट्रेंट टीचरों की संख्या काफ़ी थी। तो 2009 के बाद सरकार ने देखा कि इन शिक्षकों को प्रशिक्षण कराने की ज़रूरत है जो गवर्नमेंट में है, ठीक है। उसके अलावा जो प्राइवेट स्कूलों में उनके लिए भी प्रावधान लाई। अब बात आती, प्रावधान तो लिया ही, ठीक है, उनको भी जो है कि ओडीएल प्रोग्राम से एनआईओएस के उससे पूर्व अब हम बात करते हैं 2012 से 2016 के बीच की। 2012 में उससे पहले जो है कि एजुकेशन गारंटी स्कीम, देखिए अब यहाँ पर बात आती है एसएसए सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर 2 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता पड़ी। सरकार ने सभी डीएलएड बीएड जो भी हैं उनको सबको जो है एक शिक्षक के रूप में नियुक्त करा। सर्व शिक्षा अभियान आया। उसके अलावा रमसा आया। रमसा के तहत भी जो है कि माध्यमिक स्कूल भी खुले, माध्यमिक स्कूलों की तादाद भी बढ़ी। उसके बाद आए 2006-07 में एजुकेशन गारंटी स्कीम। एजुकेशन गारंटी स्कीम के तहत सरकार ने 8वीं पास और हाई स्कूल पास जो नॉन सरकारी संगठन थे उनसे लड़कों को हायर करके, यानी कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाया, जो एनजीओज हैं उनके साथ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है कि उन्होंने बॉन्ड किया, कोलैब किया। तो कोलैब करने के बाद वो विद्यालयों में पढ़ाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे उनको भी जो है उन्होंने शिक्षा मित्र प्रमोट किया। तो शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने बाद में बताया कि हमारे पास अभी ट्रेंड टीचर नहीं है, तो उन्होंने एक रीजन दिया। स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट ने बताया कि हम लोगों ने जो शिक्षा मित्र प्रमोट किए, हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूट नहीं थे और पर्याप्त अध्यापक के लिए जो है कैंडिडेट उपलब्ध नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने इनको जो है कि शिक्षा मित्र में प्रमोट किया। अब हम लोग इनको ट्रेनिंग कराना चाहते हैं ओडीएल माध्यम से, इग्नू के माध्यम से। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे पास, क्योंकि ये लोग अनट्रेंड हैं, इनके आगे हमने सरकार से लगा कि ये 5 साल में अपनी जो है टीचर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मैसेज लिया तो डीएलएड होता है, तो गवर्नमेंट इसमें क्लेरिफिकेशन भी देगी। सरकार क्लेरिफिकेशन देगी कि आपको ओडीएल माध्यम से डीएलएड करवा रखा है, तो आपको डीएलएड करवाने की आवश्यकता क्या है,
क्यों जो सरकार ने जो अनुरोध दिया, जब प्राइवेट विद्यालय में थे तो वो अलग बात है, अब जब गवर्नमेंट विद्यालय में आपको मर्ज करेंगे, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल माने जाओगे, तो उसके पीछे जो है कि आपको डीएलएड कराने के पीछे उसका रीज़न क्या है। जैसे शिक्षा मित्रों के साथ सरकार ने बता दिया कि हाँ, इनको 5 साल में उन्होंने टाइम मांगा 31 मार्च 2016 तक कि हम जो है कि वो है, तो 2018 के बाद जो है कि बीएड वालों को इक्वल कर दिया प्राथमिक विद्यालय के लिए, कि वो प्राथमिक विद्यालयों में भी जो 28 जून 2018 को बीएड वालों को भी प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि डीएलएड तो डीएलएड होता है, लेकिन मैंने ये कहा कि ओडीएल माध्यम से भी डीएलएड होता है। ये एनसीटी के गजट में भी है, एनसीटी के गजट में मान्य भी है, लेकिन उसके पीछे जो है कि विभाग एक सवाल पूछेगा सरकार से, एमएचआरडी से, एनसीटी से, या एनसीटी सरकार से पूछे कि आप लोगों ने इनको डीएलएड तो कराया, तो उस समय जो है कि अब आप इनको गवर्नमेंट में लेने के लिए इनके पीछे क्या तथ्य लगाएंगे, जबकि आपके पास पर्याप्त कैंडिडेट हैं। पर्याप्त कैंडिडेट कौन कौन से हैं, जैसा कि आपको बताया कि मैंने कहा कि सभी पहलुओं पर जो है कि गौर करने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि एनआईओएस डीएलएड वालों को वर्तमान भर्ती में नहीं लिया जाए। तो ये सभी पहलुओं में गौर किया जाए। उसके अलावा अब आपको बता देता हूं कि ये जो एनसीटी का दुरुस्त शिक्षा का प्रोग्राम है, तो ये क्यों कराया जाएगा। अब आते हैं एकीकृत ITEP, तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। साथियों, जैसा कि आने वाले जो है कि अन्य दूसरे कैंडिडेटों को भी लिया जाएगा। अब देखिए, जो आने वाली भविष्य में भर्ती होगी तो वो बहुत सारे लोगों के लिए खतरे से कम नहीं है, चाहे वो आपके लिए है या मेरे लिए है, वो खतरे से कम नहीं। तो इसमें एक प्रोग्राम चले जाएगा 2023 के बाद, ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इससे पहले इंटीग्रेटेड बीएड था, क्योंकि आने वाले समय में द्विवर्षीय जो प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा था डीएलएड, तो वो बंद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बंद हो जाएगा तो उसके पीछे क्या बनेगा। अब उसके पीछे इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या चीज़ बनेगा, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जैसा कि आपको बता देता हूँ ITEP में क्या होने वाला है। ITEP का उद्देश्य छात्रों और अध्यापकों को एकीकृत तरीके से व्यावसायिक ज्ञान के साथ विषयगत ज्ञान प्रदान करने का दोहरा उद्देश्य। चूँकि इस कार्यक्रम में स्नातक उपाधि BSc, BA, BCom और अध्यापक डिग्री के समकक्ष होगा, इसलिए कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में दोनों उपाधियाँ आवश्यक और पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ भी शामिल है। ये 4 वर्ष का होगा, ठीक है, इसमें आपको मैंने कह दिया 4 वर्ष का होगा। अब इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस होगा वो उसको जो है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के, यानी कि 12वीं के बाद होगा, तो वहाँ से सीधे प्रवेश, जो पूरे देश स्तर पर इसका एंट्रेंस होगा। तो आगे इन लोगों को भी शामिल किया जाएगा। आगे जो है कि इनके जो कॉमन एंट्रेंस, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके माध्यम से। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया ITEP वाले भी उसके बाद जो आपके द्विवर्षीय प्रोग्राम है वो बंद हो जाएंगे। इससे पहले आने वाले भविष्य में देखिए, अगर 2014 के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, टीचर एजुकेशन काउंसिल ने, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन में बदलाव हुए तो उसमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन लगी। तो अब आने वाले, जैसे कि आपको बता देता हूँ, 2015, 16, 17, 18, तो 4 साल हो गए। फिर कोरोना का काल हो गया तो उनका कंप्लीट अभी हुआ है। तो आने वाली भर्ती में वो लोग भी इंटीग्रेटेड वाले भी शामिल हो जाएंगे। तो प्राथमिक एजुकेशन में 4 वर्षीय वाले में वो लोग भी शामिल हो जाएंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी से इस तरीके के प्रोग्राम चलाए गए थे, तो ये प्रोग्राम भी आगे जो दूसरे अन्य लोग भी आएंगे वो इस तरीके के लोग आएंगे। अब आपको बता देता हूँ कि मैं देखिए किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो बीएड वालों के लिए जो आप डिसीजन कह रहे थे कि ना बीएड वाले बाहर हो जाएंगे, तो आपने कहा डीएलएड तो डीएलएड होता है, लेकिन आपने ओडीएल भूल गए। तो डीएलएड होता है, लेकिन ओडीएल तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से डीएलएड करा, तो वो क्यों करा। अब जो है आरसीआई, अभी आपको बता देता हूँ, ओडीएल तो आरसीआई, देखिए उसमें डीएलएड में आरसीआई का भी प्रोग्राम आता, आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें विशेष डीएलएड को मुक्त, यानी कि ओडीएल माध्यम से अनुमति दी गई है। और बीएड, जैसे बीएड जो है कि स्पेशल बीएड,
इनको जो है कि सामान्य डीएलएड के माध्यम से, सामान्य डीएलएड के तरीके से रखा गया है। जो आपको ये लिस्ट में मैं दिखा रहा हूँ, ये उन प्रोग्रामों की बात करी गई है। जो परिशिष्ट 9 और 10 की बात कर रहा हूँ, तो ये वही है, स्पेशल आरसीआई के प्रोग्राम है। और विशेष शिक्षा जो ओडीएल माध्यम से चलते हैं, वो विशेष शिक्षा के प्रोग्राम होते हैं। इससे पहले जो है कि पीजीपीडी होता था एक, जो है आपको बताता हूँ, भोज यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से होता है। पीजीपीडी प्रोग्राम जो होता था वो भोज यूनिवर्सिटी से स्पेशल एजुकेशन में होता था। वो भी 2 वर्ष का होता था। जो लोग पहले से बीएड करे हुए हैं उन लोगों के लिए होता था। तो जैसे कि अभी आपको बता देता हूँ, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के सारे प्रोग्राम मान्य हैं। जो आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से सभी मान्य हैं, सभी मान्यता प्राप्त हैं। तो उनको तो है, जो आप अगर आप जिस इंटीग्रेट जो ये आप लिस्ट में देख रहे हैं, एनसीटी के प्रोग्राम में डीएलएड तो डीएलएड होता है, मुक्त और ओपन लिखा हुआ है, उसमें दूरस्थ माध्यम लिखा है। तो वो विशेष एजुकेशन आरसीआई का भी प्रोग्राम है, उसमें इंक्लूड आरसीआई के प्रोग्राम से करा गया। और दूसरा है जो बीएड वाला है 10वां नंबर पे, तो 1 वर्षीय बीएड डिप्लोमा, वो स्पेशल बीएड प्रोग्राम है। तो साथियों, अब आपको मैं बता देता हूँ कि जैसा कि आपने कहा था कि डीएलएड तो डीएलएड होता है, और मैं आपको बता देता हूँ एनसीटी के नोटिफिकेशन में भी द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन नॉन बाय एनी नेम, किसी भी नाम से जाना जाए, ठीक है, वो किसी भी नाम से जाना जाए, डीएलएड होता है। लेकिन उसमें ओडीएल का वो नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा परिशिष्टों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, चाहे वो बीएड वाले मुझे सुन रहे हों, बीएड ब्रिज कोर्स वाले सुन रहे हों, एनआईओएस डीएलएड वाले सुन रहे हों, आरसीआई के प्रोग्रामों को अच्छे से चेक कर लें कि दूरस्थ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्रामों को आप ध्यान से देख लें। कि उसके अलावा जो है कि भारत सरकार ने से जो राज्य ने अनुरोध किया था, एनसीटी से जो अनुरोध किया था, एमएचआरडी से अनुरोध किया था, उसमें भी क्या क्लेरिफिकेशन दे रखा था, ये भी देख लेना। उसके अलावा शिक्षा मित्रों के जो प्रोग्राम हुए इग्नू के माध्यम से, तो उसमें उन्होंने क्या क्लेरिफिकेशन दिया था कि 5 साल में आपने टीचर के लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो हासिल करनी पड़ेगी। मैं साथियों आप लोगों से पुनः एक बार कहता हूँ कि देखिए, कोर्ट की मंशा क्या होगी, सरकार की मंशा क्या होगी, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मेरा ज्ञान है उस ज्ञान को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, किसी की जातिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ, नॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो नॉलेज के संबंध में आपसे बातचीत करूँगा और ये बातचीत होनी चाहिए। इस बातचीत से आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत विशेष स्पेशल शिक्षा में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं ये आप देख लीजिएगा। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद और जो है कि भोज यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश, यहाँ से होने वाले प्रोग्रामों को भी आप देख लीजिएगा, जो दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा परिषद के अंतर्गत आते हैं, आरसीआई के अंतर्गत आते हैं। तो इतने प्रोग्रामों के बारे में आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात जो है कि जहाँ पर मैंने कहा दूसरे अन्य लोग आएंगे, तो उसमें आईटीईपी के भी प्रोग्राम आगे से चालू हो जाएंगे, आईटीईपी वाले आएंगे। इससे पूर्व जो है कि इंटीग्रेटेड बीएड वाले भी नेक्स्ट भर्ती में शामिल हो जाएंगे, 4 ईयर बीएलएड वाले भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये प्रोग्राम 2014 के बाद जो है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अपने यहाँ थोड़े बहुत इनोवेशन किए थे। उन्हें इनोवेशन के कारण से जो भी प्रोग्राम बने हैं तो वो आने वाले भर्ती में जो है कि शामिल हो जाएंगे। तो वो किस तरीके से शामिल करती है सरकार, क्या करेगी, क्योंकि न्यायिक विभाग को सारी चीज़ें पता है, एनसीटी को भी पता है। तो उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाली भर्ती में दूसरे लोग भी शामिल होंगे। उसमें एनआईओएस डीएलएड भी हो सकता है शामिल हो जाए, उसको भी लिया जाएगा। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो नियुक्ति पत्र है उसमें लिखा था केस नंबर 223, नहीं सॉरी, केस नंबर 350 के अंतर्गत वो भर्ती अधीन रहेगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा था कि ये फाइनल डिसीजन होगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, जो फाइनल निर्णय जो है न्याय का ही रहेगा, कोर्ट का रहेगा। कोर्ट अंतिम जो फैसला रहेगा वो कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा, ये भी साफ लिखा हुआ है। तो
आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आप मुझे बता रहे थे केस नंबर 350 के अधीन रहेगा, तो उसमें ये भी लिख रखा होगा कि फाइनल जो निर्णय रहेगा वो न्यायालय के फैसले पर निर्धारित होगा, उस पर डिपेंड करेगा, उससे पूर्व नहीं है। उससे पहले जो है कि औपबंधिक तौर पर जो है अस्थायी रूप पर शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी, ये भी उसमें लिखा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे इसी तरीके की वीडियो के लिए अगर आपको मेरा नॉलेज ठीक लगा, मुझे चेक करना हो तो इंटरनेट की सुविधा आजकल अवेलेबल, सोशल मीडिया की सुविधा अवेलेबल है, उन पर जा कर के चेक करिए। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय हिंद।